नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय की जो कक्षाएं हैं हमारी, उसमें हम चल रहे हैं व्याकरण में। व्याकरण में भी बात करें तो जो इस समय हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न या इससे अधिक भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आज की इस क्लास में जब हम बात करेंगे तो अव्यय में बात कर रहे हैं, और अव्यय के भी इससे पूर्व में हमने 2 भेद पढ़े थे और वो इतने विस्तृत पढ़े हैं कि वहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो हमारे कभी गलत नहीं होंगे। विस्तृत क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सतही ज्ञान आपको दे दिया गया हो। अव्यय की चाहते तो हम एक क्लास में भी आपका जो अव्यय है उसके जो पार्ट हैं वो हम एक ही क्लास में समाप्त कर देते, हमारा इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन आपसे जो गहराई से बनने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि अब सतही प्रश्न भी नहीं बन रहे हैं, सतही इसीलिए हम सतही ज्ञान भी आपको देना नहीं चाहते। यहाँ से प्रश्न जो है अब विस्तृत बनने शुरू हो गए हैं। जब गहराई से प्रश्न बनेंगे तो उनका उत्तर आप तभी दे पाओगे जब आप उसको गहराई से पढ़े हुए होगे। इसीलिए आज की ये जो क्लास है हमारी, इसमें हम अव्यय का जो तीसरा पार्ट है उसको लेके आए हैं। आपसे शिकायत इतनी है कि आप ना तो क्लास को लाइक करते हैं ना क्लास को शेयर करते हैं, जबकि अव्यय को आपने देखा होगा। देखिए, कोई भी आपको कहेगा 5 मिनट में अव्यय आपका कंप्लीट, 5 मिनट में संधि कंप्लीट, 5 मिनट में समास कंप्लीट, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप विस्तृत नहीं पढ़ेंगे तब तक आप जो विस्तृत प्रश्न बनने वाले हैं, जो बड़ी गहराई के साथ में प्रश्न बनते हैं, उनके जो उत्तर दिए जाते हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अव्यय का तीसरा प्रकार। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जो अव्यय था उसको देखा, विस्तृत देखा, वहां से बनने वाले उनके भी जो भेदों में बात हुई थी वहां भी बात हुई। आज की इस क्लास में हम देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय को। समुच्चय बोधक अव्यय को देखें इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि डीएस एकेडमी का जो है पेड बैच शुरू हो गया है और वो काफ़ी आगे आ गया है। और अभी फिलहाल में कोई न्यू बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में चाहते हैं कि जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें हमें अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो जो पेड क्लासेज हैं वो हमारी विस्तृत के साथ में बहुत सरल रूप में हम आपको वहाँ पे समझा रहे हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत विस्तृत पढ़ लेते हैं, बहुत डीपली पढ़ लेते हैं और प्रश्न जो है वो सतही बना हुआ होता है, और हम क्या होता है कि हम बहुत डीप में जब घूमे हुए होते हैं, बहुत डीप में जब हम चले जाते हैं तो जो सतही तथ्य होते हैं हमारे, उसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ये है या ये है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पेड क्लास में हम जो है आपको सभी कुछ बताते हुए चल रहे हैं कि पहले प्रश्न कौन कौन से बनेंगे, उससे थोड़ा सा स्तर यदि बड़ा होगा तो फिर ये बनेंगे, और बहुत ही विस्तृत अगर जाना चाहेगा, कोरिलेट करके तथ्यों को जाना चाहेगा एक्सपर्ट, तो फिर इन प्रश्नों पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विस्तृत के साथ में अवधारणात्मक के साथ में आपको जो है एक तरीके से कहा जाए तो भाव पल्लवन जो है वो बहुत सरल रूप में आपको समझाया जा रहा है। ट्रिक भी इस समय फॉलो कर रहे हैं हम, क्योंकि ट्रिक के आधार पे भी बच्चों को पहले विस्तृत पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में हम ट्रिक भी बता रहे हैं कि जब आपने विस्तृत एक या दो बार पढ़ लिया है तो फिर आप ट्रिक को भी याद अप्लाई कर सकते हो और फिर आप अपने तथ्यों को इस तरह तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे डीएस एकेडमी का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या डीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो या तो डिस्क्रिप्शन में से कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के कॉल कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं, वरना 9568802463 इस नंबर पे आप बच्चे कॉल कर सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट जब आपको लेना है तब इसमें 50 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, कुछ बच्चों को अगर डेमो देखना है तब भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, टेलीग्राम मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज जो भी करेंगे आप इसी नंबर पे करेंगे, यहीं पे आपको डेमो टेस्ट पेपर प्रेषित किया जाएगा। इसी के साथ में यदि बात करें बैच की, तो आपके जो है टीजीटी, पीजीटी और इस समय जो है वो आपका जो है नेट, जेआरएफ, ये बैच इस समय संचालित है। जो भी बच्चे बहुत सरल रूप में, जिन्होंने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी, समझ नहीं आ रहा कि विस्तृत पढ़ें, सरल पढ़ें, ठीक है, जो भी अगर आप अलग से अलग किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि हमें काव्य शास्त्र नहीं समझ में आता तो हमें काव्य शास्त्र का बैच लेना है, कुछ का रहता है कि हमें सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास लेना है, कुछ का रहता है कि हमें सिर्फ व्याकरण का लेना है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी बैच लेना है, वैसे सभी बैच जो है हमारे पास बहुत न्यूनतम शुल्क में है।
सिर्फ अल्पमात्र शुल्क हमने रखा है आपके लिए, क्योंकि इससे पहला बैच जो है वो हमने एक क्रमबद्ध रूप में दिया था। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि कितना विस्तृत हमने समझा के और कितना विस्तृत हमने आपको जो निःशुल्क वाला बैच था उसमें हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा लेट आप ना कीजिए। आप जितना लेट करेंगे उतना जो पाठ्यक्रम है आपका विस्तृत होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और फिर आप लास्ट मोमेंट में आके क्या होगा कि आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। फिर आप हमसे कहोगे कि मैम हमारा पेपर ऐसा हो गया, हमारा पेपर ऐसा हो गया। तो आपको समय से बैच ले लेना है बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में। और बाकी यदि किसी को कोई आर्थिक समस्या है तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस समय हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक पे बात करें उससे पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए। यदि आप पहली बार क्लास पे जुड़ रहे हैं, आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की व्याकरण की क्लास है। जैसे ही हमारा व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लेके आएंगे, और उसी के साथ में आप जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए बात कर रहे थे अव्यय की। अव्यय को यहाँ समझाना हमें नहीं लगता कि आपको उचित होगा, क्योंकि आप इतने विद्वान हो गए हैं कि आपको अव्यय की जानकारी हो गई है कि अव्यय क्या होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय की। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। इधर लगाओ तो भी खर्च ना हो, इधर से लगाओ तो भी खर्च ना हो। ठीक है, यानी कि वो जैसे का तैसा रहे, जैसा है वैसे का वैसा ही रहे। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय यानी कि यहाँ पे समुच्चय का मतलब होता है कि दो वाक्यों, दो शब्दों, दो वाक्यांशों को जो जोड़ने की जो कड़ी होती है उसको समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे हम दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ने में जो योजक कड़ी होगी हमारी, जैसे होता है ना योजक चिन्ह लगाते हैं हम रात और दिन। ठीक है, और नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, रात दिन लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे योजक का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन जब हम लिखेंगे रात और दिन, तो ये जो और है बच्चे, ये हमारा एक तरीके से आप मानिए कि ये आपका जो है समुच्चय बोधक है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, समुच्चय बोधक हुआ। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो शब्द, दो शब्दांश, दो वाक्य, दो वाक्यांश को जब जोड़ा जाएगा तो वहां जो जोड़ने वाला जो शब्द होगा वो आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अव्यय को आप जान गए हैं कौन कौन से अव्यय होते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर रहा। जैसे अब उदाहरण देखें, उदाहरण में आप देखिएगा, मोहन और रोहन पढ़ रहे हैं। अब बच्चे मोहन और रोहन, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो और है ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। मोहन और रोहन पढ़ रहे हैं, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी कि ये जो दोनों शब्द हैं मोहन और रोहन, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपका और कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय होगा वो आपका और होगा। ठीक है, इसके दो भेद हैं, अभी जानेंगे, पहले आप इसकी परिभाषा नोट कीजिए। ठीक है, चलिए क्रम के रूप में हम चलेंगे। वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उसे समुच्चय बोधक, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, हमें शब्दों को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से यहाँ पे अव्यय हैं। ठीक है, अव्यय हमेशा स्थिर रहते हैं, वो चाहे कोई भी आ जाए वो खड़े नहीं होंगे।
ठीक है, चाहे क्लास में टीचर आए, चाहे प्रिंसिपल आए, कोई भी आए, वो जो अव्यय हैं वो खड़े नहीं होंगे। और ये जो अव्यय होते हैं ये क्लास में अंतिम सीट पे बैठते हैं। आपको पता है ना, जब अंतिम सीट पे बैठते हैं तो जब कोई भी जो मेन गेट होता है, जैसे जो आपकी क्लासरूम होता है, तो उसमें हमेशा 2 ही गेट होते हैं। तो जो भी टीचर होते हैं वो फर्स्ट गेट से एंट्री करते हैं, यानी कि जिधर आपका बोर्ड होता है। ठीक है, अब उधर से एंट्री करेंगे तो जो पीछे वाले होते हैं ना, वो यूं करके बैठ जाते हैं कि हाँ बस टीचर हमें देख ना ले। ठीक है, तो ये वही अव्यय हैं जो उठेंगे नहीं चाहे आप कोई आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे और, वरना, किंतु, परंतु, बल्कि, ताकि, क्योंकि, ये जो शब्द हैं इस तरह के, अथवा, ये सब जो हैं आपके अन्यथा, ये आपके जो है बच्चे, ये सभी जो शब्द हैं अव्यय हैं। ठीक है, यानी कि ये जोड़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों को जोड़ने की बात हो रही है। तो ये सभी जो अव्यय हैं ये जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, एक तरीके से फेविक्विक का काम करेंगे ये यहाँ पे। ठीक है, 2 पार्टों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक, जैसे पुल होता है, 2 किनारों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। जैसे आपने देखा, वर्षा हो गई, वर्षा समाप्त हो गई, लेकिन धूप नहीं निकली। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि वर्षा जो है वो समाप्त हो गई। सुबह से वर्षा हो रही थी, आपने देखा है बरसात के दिनों में वर्षा समाप्त हो गई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कहते हैं कि धूप नहीं निकली अभी तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्षा समाप्त हो गई। ये पूरा एक वाक्य है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सीधे सीधे बोलेंगे कि वर्षा समाप्त हो गई, हाँ ठीक है भैया समाप्त हो गई, लेकिन अब ये योजक यानी कि समुच्चय जो शब्द लगा, समुच्चय बोधक जो अव्यय लगा, धूप नहीं निकली। अब यदि हम इस लेकिन को हटा दें बच्चे, थोड़ी देर को हम इसको हटा देते हैं, सोच लीजिए, हटा दिया, वर्षा समाप्त हो गई, ये एक वाक्य हो गया। अब जैसे हम सीधे से कहते हैं धूप नहीं निकली, तो ये दोनों वाक्य अपने में स्वतंत्र हैं, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह के जो वाक्य आपके रहेंगे ये आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में रहेंगे। व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय है, आपके समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद हैं, अभी आगे बताते हैं। तो उसमें जो है मुख्य वाक्य पे एक जो है आश्रित रहता है वाक्य। ठीक है, अब वर्षा समाप्त हो गई, धूप नहीं निकली, ये दोनों अपने में स्वतंत्र वाक्य हैं, लेकिन जब हम इसमें लेकिन शब्द का समुच्चय बोधक अव्यय का या लेकिन अव्यय का प्रयोग कर देते हैं तो हो जाता है कि वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकली। ठीक है, यहां क्लियर हुआ? जैसे कि अभी हमने इससे पहले देखा था कि मोहन और रोहन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि वर्षा समाप्त हो गई किंतु धूप नहीं निकली, परंतु धूप नहीं निकली, तो ये सभी जो शब्द हैं बच्चे ये आपके अव्यय है। इस तरह से आप और भी कोई वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आगे देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। हमने कहा है कि बच्चे सारा टोटली आपको पढ़ाना है, जो कुछ भी आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा, बशर्ते आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, जितने उदाहरण आप ले सकते हो किसी भी किताब से वो आप लीजिएगा। कितने भेद हैं बच्चे? तो यहाँ पे 2 भेद हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आप देखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप बात करेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करें इस वाले में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है।
ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि मोहन और नीरज बाजार जा रहे हैं, मोहन और नीरज बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक में है, यानी कि यहाँ पे जो है समान है दोनों, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आप टीवी देखोगे या पढ़ोगे, आप टीवी देखोगे या रेडियो सुनोगे, तो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। समानाधिकरण में समान रूप के जो है ऑप्शन है। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधकव्य है इसके भी भेद होते हैं, अभी समझेंगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधकव्य, इसको भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक वाक्य मुख्य वाक्य पे उपवाक्य आश्रित रहता है। जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो है एक वाक्य दूसरे पे आश्रित रहता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इसको तब समझेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की, ठीक है। नोट कीजिए, वे अव्यय शब्द जो समान स्तर, यानी कि एक स्तर जो है इसमें इक्वल है, ठीक है, समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। को जोड़ने का कार्य करते हैं। यहां पे अभी हमने बताया कि यहां पे जो है समान शब्द रहेंगे, समान शब्द रहेंगे, समान वाक्य रहेंगे, समान उपवाक्य रहेंगे, उनको जोड़ने का काम जो करेंगे वो आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय रहेगा, जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम पेड बैच में भी जो रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, रचनाओं को वर्णीय विषय इस बार हम रचना के साथ ही कराते हुए चल रहे हैं। रचना में से ही रचना का वर्णीय विषय निकाल के बच्चों को समझाते हुए चल रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ये झमेला ना रहे कि इस रचना का वर्णीय विषय क्या था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नई तकनीकी का इस समय जो पेड बैच है उसमें प्रयोग किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे जब आप देखेंगे शब्दों में कौन कौन है अव्यय और एवं, या, ताकि, किंतु, लेकिन, बल्कि, ये जो है आपके ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो अभी यहां पर हैं, ठीक है। और, एवं, या, ताकि, किंतु, लेकिन, बल्कि, ये जो है बल्कि तक आपके ये समुच्चय समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। जैसे कि आप देखेंगे मुझे टीवी दो या फोन दो, ठीक है। क्या है बच्चे, यहां पे पूरा ऑप्शनल है, कोई एक चीज आपको देनी ही देनी है, ठीक है। मोहन और सोहन बाजार जा रहे हैं, ठीक है। स्कूल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो दोनों हैं मोहन और सोहन। मुझे टीवी दो या फोन दो, या जो है अब फोन दो या टीवी दो, ये जो है दो वाक्य हैं, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपका या कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है या है, और यहाँ पे आपका और है, ठीक। यहाँ तक आपका जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिन भी बच्चों को लेना है। आगे इसके भेदों पे बात करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों पे बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चे। चलिए, प्रयास यही रहता है कि जितना विस्तृत हो, जहां से भी प्रश्न बने आपके, वहां से आपका बच्चे कुछ भी नहीं छूटे, ठीक है। बशर्ते देखिए यूपी पुलिस वाले ध्यान रखिएगा, और यहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं। बीएड एंट्रेंस वाले भी ध्यान रखिए, जिन तक क्लास नहीं पहुंची है पहुंचाने का काम आप सभी लोगों का है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए।
बात कर रहे थे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद के। ठीक है, अब इसके 4 भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने हैं बच्चे? तो काउंटिंग में 4 हैं, आप देखेंगे। पहले नंबर पे संयोजक, दूसरे नंबर पे विकल्पक, तीसरे नंबर पे विरोधक, जहां पे थोड़ा सा विरोध हो शब्दों में, और 4th नंबर पे है परिणामक, यानी कि जहां पे परिणाम की बात की जाए वहां पे परिणामक समुच्चय बोधक अव्यय होगा। बात करें पहले नंबर पे तो संयोजक। संयोजक की जब बात करते हैं तो संयोजक में जैसे आपने देखा होगा, संयोजक का मतलब है जोड़ने वाला। यहाँ पे अभी बात चल रही थी समानाधिकरण की, तो यहाँ पे जो मेन है आपका संयोजक, वो समान रूप से बात करने का यहाँ पे बात आएगी। परिभाषा लिखिए, उसके बाद क्लियर करते हैं। परिभाषा है वे समुच्चय बोधक, वे समुच्चय बोधक शब्द, वे समुच्चय बोधक शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों या मुख्य वाक्यों वे समुच्चय बोधक शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों या मुख्य वाक्यों में संयोजन या मेल कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगर आप मेनली पूरा नाम लिखेंगे तो इतना बड़ा होगा, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये वो है जो संयोजन या मेल कराने का जो है काम करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण में, आप देखिए इसमें जो शब्द रहेंगे वो आपके और, एवं, तथा। अव्यय की तो आपको पहचान ही है यहाँ पे, अर्थात। ठीक है, ये शब्द आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप बात करें, गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। ठीक है, अब यहां पे क्या है, गांधी जी ने, बात क्या हुई है पहले इसको समझिए। यहां पे बात हुई है संयोजक में वे समुच्चय बोधक शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों या मुख्य वाक्यों में संयोजन या मेल कराते हैं, उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यदि आप ये जो आपका संयोजक है, अगर आप इसको हटा के बात करने की पूरे वाक्य को लिखने का प्रयास करेंगे तो भी आपका एक वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या इन्होंने क्या कहा है कि मेल कराने का काम करते हैं। जैसे गांधी जी ने सत्य का पाठ पढ़ाया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, गांधी जी ने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो ये हो सकता है। लेकिन इसमें जो संयोजन का काम किया है, जो एक होता है ना वाक्य की लय को बढ़ाना। अव्यय का जब हम प्रयोग करते हैं, अव्यय का मतलब होता है सीधा सीधा। ये शोधार्थी जो होते हैं ये बहुत भली भांति जानते हैं, क्योंकि एक एक वाक्यों में आप बात नहीं खत्म कर सकते। जैसे कि आप कोई शोध प्रबंध लिख रहे हैं तो आप उसमें एक लाइन में फिर पूर्ण विराम नहीं दे सकते। कभी कभी होता है कि 3 से 4 लाइनों में भी आपका पूर्ण विराम नहीं आता।
दो दो तीन तीन लाइनों में आपका पूर्ण विराम आता है, क्योंकि वहां पे जो आपके अव्यय शब्द हैं उनसे आपकी बात जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। वही काम यहाँ पे है। तो इन्होंने क्या कहा है कि वे समुच्चय बोधक शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या मुख्य वाक्यों में संयोजन या मेल कराते हैं। तो यहाँ पे मेल क्या करा रहे हैं, दो वाक्य हैं यहाँ पे। गांधी जी ने सत्य का पाठ पढ़ाया, गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन इन दोनों वाक्यों को एक जगह मिलाने का काम जो किया है वो किसने किया है आपके, तो वो काम किया है तथा ने, जो क्या है आपका अव्यय। इसीलिए गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जिसे आप कहें कि आम और अमरूद फल हैं। अब आम फल है, अमरूद फल है, लेकिन और जो आपका यहाँ पे और जो अव्यय आया है उससे क्या हुआ कि आपका दो जो वाक्य था वो आपका एक हो गया। उसका संयोजन, उसका मेल, उसकी संधि किसने करा दी, संयोजक ने करा दी। दैट्स इट। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ होगा, मैं समझ रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें अगर देखिए यहाँ तक आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है कमेंट सेशन में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे बात करें तो आपका है विकल्पक। विकल्पक या इसी को कहें विभाजक। कहीं कहीं पे इसका नाम जो है आपको विभाजक भी मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, विभाजक, समानिधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें जो है हमें विकल्प रहेंगे। जैसे कि आपको पता है आपका पेपर आएगा, 4 विकल्प रहेंगे, आपको सही एक ही टिक करना है। OMR में आपको 4 गोले रहेंगे, आपको एक ही काला करना है। तो वही जो है यहाँ पे वैकल्पिक कहें, विकल्पक कहें या विभाजक कहें, आपका ये पॉइंट है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें आप देखिए, वे समुच्चय बोधक, वे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, अव्यय शब्द जिनके द्वारा शब्दों, वाक्यांशों यानी कि वाक्यांशों या मुख्य वाक्यों में विकल्प या विभाजक प्रकट होता है। तो वहां पे क्या है आपका विकल्पक या विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। यहां पे कौन कौन से अव्यय आपको देखने को मिलेंगे, या, अथवा, चाहे, ताकि, ठीक है, आदि जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी शुरू में भी हमने एक देखा था, आप पढ़ोगे या टीवी देखोगे, एक विकल्प है आपके पास, आपको एक विकल्प चूज करना है, पढ़ोगे या टीवी देखोगे, पढ़ोगे या फोन चलाओगे। ठीक है, लेकिन आप दोनों काम कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, जैसे कि आप देखेंगे तुम्हें एक ही प्रश्न हल करना है, तो ये क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे आपका विकल्पक हुआ, वैकल्पिक हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक विकल्प ही चयन करना है, या तो टीवी देख लो या आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा आपको समझाने की भी जरूरत रहेगी। जैसे उदाहरण में लिख लीजिए, तुम्हें एक ही प्रश्न हल करना है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या है कि यहां पे अव्यय नहीं है बच्चे, इसीलिए इस प्रश्न को लेके आई हूं उदाहरण को, कि तुम्हें एक ही प्रश्न हल करना है। अब इसमें आपसे पूछ लेगा अव्यय है, तुम्हें एक ही प्रश्न हल करना है, अव्यय है। अब अव्यय में क्या है, आपसे पूछेगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, लेकिन अब आपने जब डीपली पढ़ा है, देखिए बच्चे इसीलिए डीपली पढ़ाने का जो भी विस्तृत पढ़ाने का फायदा आपको ये है कि अब जब यहाँ से प्रश्न बनेगा तब आप समझ जाएंगे कि मैम ने जब पढ़ाया था तो समुच्चय बोधक अव्यय में 2 पार्ट किए थे। ठीक है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी मैम ने 4 पार्ट किए थे, 4 भाग बताए थे। अब 4 भाग में जो था एक विभाजक था, यानी कि वैकल्पिक था। ऑब्जेक्टिव की भी मैम ने बात की थी, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैम ने तीसरी क्लास में ये बात की थी, तब आप समुच्चय बोधक अव्यय पे बिल्कुल टाइम से पहले पहुंच जाएंगे। पढ़ाने के लिए सीधा सीधा आपको अव्यय बता दिए जाते कि भाई समुच्चय बोधक में ये अव्यय आते हैं और काम समाप्त।
लेकिन मेरा है कि प्रश्न कितना भी कठिन बने, बस आप उससे ना चूको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि तुम्हें एक ही प्रश्न हल करना है। तो बच्चे ये विकल्पक है, विभाजक है या वैकल्पिक कहें इसको, और ये किसका पार्ट है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का। और यदि उससे भी ऊपर की बात करें हम तो समुच्चय बोधक अव्यय में। ठीक है, जैसे कि सीधी सीधी बात है, तुम पढ़ाई करोगे या टीवी देखोगे, तुम खेलने जाओगे या टीवी देखोगे, कोई भी आप जो है दैनिक रोज के आप यहाँ पे जो है उदाहरण बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा और चौथा पार्ट भी जो है इसका भाग देखते हैं समानाधिकरण का। चलिए, एक लास्ट में बहुत अच्छा कोट मुझे किसी ने आज बताया था, मैं वो कोट आपको बताऊंगी। बहुत ही यूनिक कोट था। कभी कभी कुछ प्रोफेसर मेरे ऐसे हैं कि कभी कभी बातों में बहुत अच्छा कोट मुझे दे देते हैं। चलिए, यहाँ पे कोट की बात नहीं करें, यहाँ पे बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पे, विरोधक। ठीक है, विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इतना बड़ा नाम इसी का लिखा है, बाकी का आप खुद से लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा विरोध जैसा हमें प्रतीत होगा, बहुत ज्यादा नहीं। आप परिभाषा लिखिए, वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों में पहले वाक्य का विरोध करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। ये जो अव्यय हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, सीधे सीधे से आपसे मगर शब्द देके भी पूछ लेगा, मगर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार का अव्यय है और अव्यय है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों में पहले वाक्य का विरोध करते हैं, यानी कि विरोध ऐसे नहीं कि युद्ध होगा, बस शब्दों का थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा विरोध जो है यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे, राधा मेरे घर आई, राधा मेरे घर आई, किंतु मैं नहीं मिली। अब बच्चे क्या है कि राधा मेरे घर आई, उसने सीधा कहा कि राधा मेरे घर आई किंतु मैं नहीं मिली, तो यहां पे थोड़ा सा जो है आपका विरोध हो रहा है। जैसे कि आप दूसरा देखेंगे, उसके पास पैसे थे लेकिन उसने नहीं दिए। अब यहां पे क्या है बच्चे कि उसके पास पैसे थे लेकिन से क्या हुआ, उसने नहीं दिए, तो ये थोड़ा सा विरोध प्रकट हो रहा है। अब अगर इस तरह के वाक्य आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित करके आपसे नहीं पूछेगा, आप इसमें आपसे रेखांकित या सीधे सीधे ये लाइन देके नहीं पूछेगा आपमें कि इस वाक्य में अव्यय है, लेकिन, उसने, थे, पास, इस तरह से नहीं पूछेगा आपसे कि अव्यय कौन सा है, नहीं। अब इसमें प्रश्न बनेगा आपसे कि निम्नलिखित वाक्य में अव्यय है, या तो चारों जो मूल हैं वो दे रखे होंगे, या फिर जो समुच्चय बोधक अव्यय है उसके भेद दे रखे होंगे, किसी और अव्यय के भी भेद दे रखे होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा विरोध हो रहा है, लेकिन समान रूप में विरोध हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपका क्या था कि
परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अब इसमें क्या है, वे अव्यय शब्द जो यहां पे क्या है कि थोड़ा सा परिणाम बताने की बात करेंगे। वे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को बताते हैं। तो वहां पे कौन सा है आपका परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए परिणाम तो बताएंगे लेकिन थोड़ा सा समान रूप में यहां पे बताने की बात करेंगे, क्योंकि समानाधिकरण यानी कि समान अंतर रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से रहेंगे आपके, इसलिए अतएव, अन्यथा और नहीं तो। कहते हैं ना कि सीधे सीधे से कह देते हैं नहीं तो। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे मुझे बुखार है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, दूसरा लिखिए, बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बात हुई कि परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि इसमें थोड़े से परिणाम की बात हो रही है। और परिणाम ये नहीं है कि परीक्षा फल। ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ वाक्यों के माध्यम से परिणाम की बात की गई है। जैसे कि वे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को बताते हैं। क्या परिणाम बता रहे हैं, अव्यय कौन से हैं, इसलिए, अतएव, अन्यथा, नहीं तो। अब देखिए सीधे सीधे से नहीं तो यदि हुआ, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है, अब उसमें विकल्प में रहेगा नहीं तो। आप कहेंगे ये शब्द तो पढ़े थे, नहीं तो नहीं पढ़ा था। वहीं जब आप इसको पढ़ लेंगे कि बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा, कि परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय मैम ने पढ़ाया था, तब आप वाक्य में प्रयोग करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका जो है अव्यय है। कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी आपके पर्याप्त हैं। बात क्या है कि मुझे बुखार है, सीधी सीधी बात है भाई, मुझे बुखार है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या परिणाम बताया, कारण क्या है, मुझे बुखार है, परिणाम क्या है इसका, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहाना नहीं है, सही बात है। दूसरा है कि बड़ों का कहना मानो, सीधी बात है भाई, सभी लोग कहते हैं कि बड़ों का कहना मानो, नहीं तो क्या, परिणाम क्या है इसका, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पढ़ लो नहीं तो पास नहीं होगे, आप ही से बोल रही हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा समुच्चय बोधक अव्यय का जो पहला भेद था समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, उसके जो 4 भेद थे। ठीक है, ये आपके चारों कंप्लीट हुए। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए और व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय है, दूसरा पार्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए, अब व्यधिकरण में मैंने बताया था कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहेगा, वो किस तरह रहेगा ये अब हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था कि सीधे सीधे वाक्यों में बात हो रही थी, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो मस्तिष्क का प्रयोग करना था वो ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आप नोट कीजिए व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, सेकंड है
व्याधिकरण या व्याधिकरण भी लिख सकते हो, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसमें क्या है कि वे अव्यय शब्द जो एक प्रधान उपवाक्य में या एक से अधिक आश्रित, जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहां पे क्या बात हो रही है, सीधे सीधे या तो एक प्रधान उपवाक्य या एक से अधिक जो उस पर डिपेंड रहेंगे, उस पर जो आश्रित रहेंगे, वो वाक्य को जब जोड़ा जाएगा तो वो जो अव्यय होंगे वो आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आपके रहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, अब तो ने जोड़ा। ठीक है, अब यदि वर्षा होती तो क्या है, फसल अच्छी होती। अब मेन टारगेट जो है आपका, जो मुख्य वाक्य है, मुख्य जो उपवाक्य है वो क्या है आपका, फसल अच्छी होती। ठीक है, आश्रित किस पे है, फसल अच्छी होती, ये मुख्य वाक्य हुआ, लेकिन आश्रित किस पे है, फसल कब अच्छी होगी, किस कारण से अच्छी होगी, तो ये जो आपका आश्रित है ये वर्षा पर आश्रित है। तो आश्रित उपवाक्य क्या है, वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो ये हुआ आपका व्याधिकरण, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ठीक, आगे जैसे कि आप देखेंगे, जैसे ही मैं मंदिर गई, बारिश आ गई या पानी आ गया या पानी भर गया। ठीक है, तो ये जो है आपका आश्रित और मुख्य वाक्य पे डिपेंड रहता है। ठीक, आगे आप देखेंगे इसके भी भेद हैं, इसके भेद सीधे सीधे लिखिए, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद या भाग कीजिए, भाग यहाँ पे इसके भाग की बात करेंगे तो इसके भी 4 भाग हैं। पहला है कारण बोधक, यानी कि कारण क्या है। दूसरा है स्वरूप बोधक। तीसरा है आपका जो है संकेत बोधक, संकेत भी दिया जाएगा। और चौथा है आपका उद्देश्य बोधक। ठीक है, एक एक लाइन में समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। पहले नंबर पे है कारण बोधक। कारण बोधक यानी कि यहां पे कारण की बात की जाएगी। कारण यानी कि वाक्य में जो है वो कारण क्या है। जैसे कि आप देखेंगे जो अव्यय शब्द वाक्य के उपवाक्यों में कारण का बोध कराते हैं। सीधे सीधे लिखिए, कराते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहां पे क्योंकि, आप नोट कीजिए, क्योंकि और इसीलिए, चूंकि, ये जो है आपके कारण बोधक अव्यय हैं। जैसे कि आपने देखा संगीता स्कूल नहीं आ सकी, संगीता स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि, सीधी सीधे बात हो रही है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है बच्चे, अब यहां पे क्या है, बात हुई है यहां पे कारण की। ठीक है,
इसे पूर्व भी हमने देखा था कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पे कारण भी बताया गया है, ठीक है। ज़्यादातर जो पहला भाग होता है उसी के उदाहरण भी मिल जाते हैं। तो संगीता स्कूल नहीं आ सकी, अब ये आपका अव्यय रहा। ये क्या है? ये कारणबोधक अव्यय है। कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे भी प्रश्न बना लेगा आपसे वाक्य देके कि किस प्रकार का अव्यय है, ठीक है, रेखांकित कर देगा आपको क्योंकि, और फिर आपसे पूछेगा कि ये किस प्रकार का अव्यय है, ठीक। तो संगीता स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, यानी कि यहाँ पे जो है कारण की बात हो रही है, आश्रित है मुख्य वाक्य पे, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे संगीता स्कूल नहीं आ सकी, आप देखेंगे ये आपका प्रधान वाक्य हो जाता है, संगीता स्कूल नहीं आ सकी। लेकिन आश्रित क्या है, कारण क्या है, किस पर आश्रित है? उसकी तबीयत खराब थी, ये आपका जो है वाक्य दूसरा ये आश्रित हो जाएगा, ठीक है। इसी में जैसे कि आप दूसरा वाक्य लिख लीजिएगा, राधा खाना नहीं बना सकती चूंकि वह बीमार है। तो आश्रित और मुख्य वाक्य को इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं यहीं पे स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक की यदि हम बात करें बच्चे धीरे धीरे से, तो जिन शब्दों के बाद जो अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसमें अर्थात यानी मानो, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे उसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई मानो अभी बोल पड़ेगी। यहां पे क्या है कि उसके स्वरूप की बात हो रही है। उसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई मानो अभी बोल पड़ेगी। तो जो आपका मानो है ये अव्यय है, लेकिन ये कैसा है, एक स्वरूप का बोध हो रहा है। वह इस तरह डर रहा है जैसे कि हत्या उसने की है। वह इस तरह डर रहा है जैसे मानो उसी ने हत्या की है। कई बार होता है ना कि हम इस तरह डर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्वरूप, एक चित्र का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वरूप बोधक जो आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं संकेत बोधक। संकेत बोधक की जब आप बात करेंगे तो जिन अव्यय शब्दों से, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की, यानी कि पहले वाले की पूर्व वाक्य की घटना से, शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, कि घटना का संकेत मिले, उसे क्या है, संकेत बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, यदि वह मुझसे कहता तो मैं उसकी मदद करता। आप मदद कब करते? इसने क्या कहा है कि जिन अव्यय शब्दों से पूर्व वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, यानी कि मैं उसकी मदद करता। कब करता? ये संकेत कहाँ मिला है आपको? पहले वाक्य में, यदि वह मुझसे कहता तो मैं उसकी मदद करता, या यदि भी उसने परिश्रम किया तथापि सफलता प्राप्त ना कर सका, इस तरह के रहते हैं। फोर्थ नंबर पे आप देखिएगा आपका उद्देश्य बोधक।
व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध होता है। अब देखिए, कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। आप पढ़ रहे हो, आपके पढ़ने का भी कोई ना कोई उद्देश्य बच्चे यहाँ पे है, ठीक है। बिना उद्देश्य के तो आप भी कोई काम नहीं करोगे, ठीक है। जब तक हमें प्यास नहीं लगेगी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तो पानी पीना क्या है, प्यास बुझाना हमारा उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध होता है, जैसे कि ताकि, जिससे कि लगेगा वह पढ़ने लगा है ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। सीधे सीधे लिख लीजिए, उद्देश्य है वह पढ़ने लगा है ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। तो यहां पे क्या है बच्चे, उद्देश्य छिपा हुआ है। पढ़ने क्यों लगा है, ताकि जो परीक्षा है उसको पास कर सके, क्लियर कर सके, उत्तीर्ण कर सके, ठीक है। बूढ़ी लाठी लेकर चल रहा था ताकि गिर ना पड़े। तो यहां पे क्या है, आपका उद्देश्य छिपा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, ये था आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद थे, समानाधिकरण, व्याधिकरण। दोनों के भी जो दो, एक के 4 भाग थे, एक के 4 भेद थे। हमने सभी को पढ़ा और विस्तृत पढ़ा। अब यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं, आप जैसे ही दैनिक जीवन में जो भी कोई आप काम करने जा रहे हैं उसमें बोल के प्रयास कीजिए। आप कोई शब्द बोलेंगे, उसमें संधि होगी, उसमें समास होगा, उसमें क्रिया होगी, जो जैसा सर्वनाम होगा वो सब आप देखते हुए चलिए। आप जो वाक्य पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कि किस तरह का अव्यय है, किस तरह से वाक्य को जोड़ा गया है। इस तरह का जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपकी जो व्याकरण है वो और भी अच्छी होती चली जाती है। यानी कि व्याकरण का मतलब है सीधे सीधे आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपकी तैयारी होगी। और वैसे तो कहा जाता है कि हर विषय के विषय में यही बात कही जाती है कि आप किसी भी काम के लिए आप जितना उस काम का अभ्यास करोगे उतना ही आप उसमें निखरते चले जाओगे। पूर्व में अभी क्लास में मैंने एक बात कही थी कि एक प्रोफेसर ने एक लाइन आज कोट की थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उनकी लाइन को कोट करती हूँ। उन्होंने बात करते हुए कहा कि प्रतिभाओं को, जो प्रतिभा होती है, व्यक्ति में जो कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, एक तरीके से कहा जाए तो मैं तो बहुत मोटिवेट हुई हूँ उनकी इस बात से। एक ही लाइन की बात उन्होंने बोली थी। उन्होंने कहा था, किसी बात पे चलते हुए किसी वाकया पे आके उन्होंने मुझसे कहा था कि जो प्रतिभाएं हैं उनको दबाया जा सकता है लेकिन कुचला नहीं जा सकता। ये चीज़ आप मान के चलिए। आप यदि असफल हो रहे हैं किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी परीक्षा में, तो हताश ना होइए, निराश ना होइए, क्योंकि आप में वो प्रतिभा है जो बाकी में नहीं है। आपने यदि किसी लाइन में आगे कुछ करने के ठाना है, जैसे कि आप यदि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो बीड़ा आपने उठाया है वो किसी और के बस की बात नहीं है। यदि आप एक पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस आरक्षी की तैयारी कर रहे हैं या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको आपने यदि चुना है तो फिर पूर्ण चुनौतियों के साथ में आप उसके प्रति समर्पित हो जाइए। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ असुविधाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमें डट के सामना करना होता है। इसीलिए आप निरंतर पढ़ते रहिए। जैसे कि हम आपको कंटिन्यू प्रॉपर्ली सारे जो टॉपिक हैं, जो भी व्याकरण के टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो हम आपको देखिए सरल रूप में नहीं, एकदम विस्तृत पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेसिक रूप में पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं जितना हो क्लास को शेयर करते रहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको समझ में ही नहीं आता कि वो अव्यय 4 से 5 अव्यय रट लेते हैं, उनको लगता है कि अब यहीं से प्रश्न बन जाएगा, लेकिन प्रश्न एक्सपर्ट किस तरह घुमा देगा ये आप अब उदाहरणों से देख चुके हैं पिछली 2 क्लासों में। आज की तीसरी क्लास है, इससे अगली क्लास में भी जब आप विस्मयादि बोधक अव्यय को पढ़ेंगे तब आप और भी तथ्यों से क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद अव्यय से जो बनने वाला प्रश्न है आपका एक भी गलत नहीं होगा। जब आप पेपर में जाएंगे एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। यदि आपको ईमानदारी से लगता है कि मैम ने भी मेहनत की है हमें पढ़ाने के लिए, तब आप वहाँ पे मैसेज जरूर प्रेषित करेंगे। या आपको यदि समझ में आया है, आपको लगता है कि हाँ अभी तक हमने जितना अव्यय पढ़ा था
किताबों से, मूल किताबों से, किसी भी कोचिंग से या कहीं से आपको लगता है कि यहाँ पे हमारे ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है, तो कृपया करके आप थैंक्स या किसी भी तरह का कमेंट जो है कमेंट सेशन में दे दिया कीजिए। उससे क्या है कि थोड़ी सी एनर्जी मुझे मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों अब जो भी है, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ में जब आप क्लास लेने के लिए आते हो, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है तो क्लास को समय से देख लिया कीजिए। क्लास को देखने से पहले आप लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में क्लास लाते हैं, ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आए। उसके बाद में क्लास कंप्लीट देखने के बाद में आपको जो भी उचित कमेंट लगता है आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, आप क्लास को जितना चाहें उतना शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले अव्यय के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।